स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन माय चैनल। आइए हम लोग बात करते हैं। आज 9वीं क्लास 9th क्लास के मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कमेंट आया है कि एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का क्या कॉन्सेप्ट होगा, क्या सॉल्यूशन होगा, उसको क्लियर करिए। और क्वेश्चंस के आए हैं, तो अभी हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। ज्योमेट्री है, ये चैप्टर 6 है, सबसे सिंपल है। जितने भी सारे मैथमेटिक्स में आपके चैप्टर्स हैं, सबसे सिंपल ज्योमेट्री है, सबसे सिंपल 6.1 है। इससे ज़्यादा सिंपल आज तक कुछ हुआ ही नहीं है, और ये बिल्कुल फैक्ट बात है, बिल्कुल रियल बात है। तो आइए हम लोग क्या सिंपल है, ये कैसे सिंपल है, उसकी बात करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने इसकी बात भी की थी। आजकल तो प्रॉब्लम है इस बात की कि स्टूडेंट्स पूरा वीडियो देखते नहीं है, इसलिए वो कॉन्सेप्ट फुली क्लियर होता नहीं है। ईमानदारी से यदि पूरा वीडियो को देख लिया जाए और बिल्कुल ध्यान रख करके, बिल्कुल सीरियस होकर के, सेंसिटिव होकर के मैथमेटिक्स को पढ़ा जाए, ज्योमेट्री को पढ़ा जाए, पूरे मैथमेटिक्स को, जितना सिंपल मैथमेटिक्स है उतना कुछ भी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा दुर्भाग्य की बात होती है कि लोग नहीं देखते, नहीं समझते, पता नहीं क्या बात होती है, और यही वजह है कि मैथमेटिक्स कुछ लोगों को टफ लगता है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि क्या इसका कॉन्सेप्ट है। ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन मैंने दिया था, जो लोग नहीं देखे हैं वो देख लेंगे। और यहाँ पर 6.1 के लिए मैंने ये भी स्पष्ट कर दिया था कि एक्सियम 6.1 एंड एक्सियम 6.2 एंड थ्योरम 6.1 के सारे स्टेटमेंट ओठ पर रखने तीनों का, और ये तीनों का यूटिलाइज हुआ है 6.1 के सारे सवाल में। यहाँ जितने भी क्वेश्चंस हैं, 5-6 जितने भी हैं, सभी सवालों में अभिगृहित 6.1, अभिगृहित 6.2 और थ्योरम 6.1 को अप्लाई करना है, और उसी के एप्लीकेशन के आधार पर ये क्वेश्चन क्रिएट है। इस 6.1 का पहला सवाल भी वही है। आइए देखिए, पहला सवाल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आप सवाल किताब में पढ़ेंगे तो क्लियर लिखा हुआ मिलेगा कि ए बी एंड सी डी, ये दोनों रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, बिंदु ओ पर कट रही हैं, और ओ सी कोई किरण है, यहाँ ओ ई कोई किरण है। ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, एंड ओ ई इज ए रे, कोई किरण है। और इस सिचुएशन में जो यहाँ एंगल्स बन रहे हैं, देखिए एंगल्स बन रहे हैं, यहाँ भी बन रहे हैं, यहाँ भी बन रहे हैं, सारे एंगल्स बन रहे हैं। और एक बात का होश और दिला दूं आपको कि ये पूरा चैप्टर, ये जो चैप्टर है रेखाएं और कोण, रेखाएं और कोण, पूरे चैप्टर में हम लोग 6.1 में ही केवल नहीं, सभी में यही बात करेंगे कि रेखाएं और कोण के संदर्भ में क्या कॉन्सेप्ट है। यहाँ भी हम लोग वही बात कर रहे हैं, पूरे में यही बात करेंगे। तो ये सारे कोण बन रहे हैं इन रेखाओं से, और इसके बारे में जो हमें यहाँ कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 डिग्री, ए ओ सी देख लो ये कोण, बी ओ ई ये कोण, ये दोनों कोण जोड़ के ए ओ सी बी ओ ई जोड़ करके 70 डिग्री दिया हुआ है। ये दोनों कोण मिला के बी ओ डी अकेले 40 डिग्री, बी ओ डी ये कोण देख रहे हैं अकेले 40 डिग्री, और बी ओ ई निकालना है, ये कोण हमें निकालना है, और सी ओ ई भी निकालना है। इस रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई रिफ्लेक्स एंगल, यहाँ पर आप गौर से देखो, सी ओ ई यहाँ पर एंगल है, ये वाला एंगल सी ओ ई है ये, लेकिन सी ओ ई एंगल एक्यूट एंगल है, इस एंगल को नहीं निकालना है। एंगल एक ही नाम का दो एंगल ऑलवेज होता है, एक एक्यूट होता है, दूसरा होता है ऑब्ट्यूस है, या तो रिफ्लेक्स है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा रफ में, देखिए ये रफ वर्क है, ए ओ बी एंगल है, ये ओ बी यहाँ पर एंगल है। तो ये वो भी एंगल केवल यही नहीं है, इधर भी जो कोण बन रहा है इधर, उसका भी नाम ए ओ बी लिखेंगे, ये ओ बी, इधर वाले कोण को भी, और इधर वाले कोण को तो ए ओ बी है ही, इधर वाला भी ए ओ बी। उसी तरह से यहाँ सी ओ ई, आप देखो उसी हिसाब से फिगर बना रहे हैं,
COE, COE यहाँ पर ऐसा बन रहा है, कोण यहाँ पर ऐसा बन रहा है, COE यहाँ पर बन रहा है, इधर COE उधर है, और इधर नीचे का जो कोण बन रहा है वो भी COE, नीचे वाला भी। तो ये रफ में हम लोग यहाँ समझ रहे हैं, COE ऊपर वाला और COE पूरा ये नीचे वाला भी, देख रहे हैं पूरा ये घुमा रहे हैं, ये कोण भी COE है, और ये दोनों कोण एक एक्यूट है, दूसरा रिफ्लेक्स है, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि 180 और 360 के बीच वाले कोण को रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो COE ऊपर वाला एंगल 180 से कम है, वो एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूस होगा, जो भी होगा, जितना वैल्यू निकलेगा उसका पता चलेगा। लेकिन ये नीचे बाकी इधर वाला कोण ये पूरा यही 180 से ज्यादा हो सकता है, यही रिफ्लेक्स एंगल हो सकता है। तो हम लोग COE ऊपर वाला, ये वाला नहीं बल्कि COE ये वाला एंगल निकालेंगे। तो यही दोनों एंगल हमें निकालना है पहला सवाल में, बहुत इजी है। आइए थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं। सबसे पहले थ्योरम 6.1, थ्योरम 6.1, जब दो रेखाएं परस्पर कटती हैं तब शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। दो रेखाएं परस्पर कटती हैं तब शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये 6.1 थ्योरम। यहाँ भी वैसे ही बात है, यहाँ भी दो रेखाएं कट रही है, AOC और BOD। यहाँ पर ये दोनों कोण जो बन रहा है देख रहे हो, ये कोण ये शीर्षाभिमुख कोण है। AB और CD कट रही वो पर, और एक कोण इधर बना, एक कोण इधर बना, शीर्षाभिमुख कोण बराबर। BOD का वैल्यू 40 दिया हुआ है सवाल में, ये 40, तो उसके हिसाब से ये भी 40, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। इसको हमको सॉल्यूशन में लिखना है, यहाँ पर लिखेंगे थ्योरम 6.1 से, थ्योरम 6.1 से एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। AOC इसको लिख रहे हैं, BOD इसको लिख रहे हैं। एंगल लिखने का भी तरीका हम दिए थे प्रीवियस वीडियो में, उसको देखना जरूरी है जो लोग नहीं देखे हैं। शुरू से अंत तक लंबा वीडियो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपके लिए, बेसिक है इस चैप्टर को इजी करने के लिए। तो यहाँ पर ये कोण COE और ये BOD इक्वल है, थ्योरम 6.1 से ब्रैकेट में लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे। इसलिए AOC इज इक्वल टू BOD का वैल्यू 40, BOD का वैल्यू 40 है, मतलब AOC भी 40 है। AOC पता चल गया 40 है। अभी AOC निकला, हमको BOE निकालना है। हमारे पास एक और संबंध दिया हुआ है कि AOC प्लस BOE मिला के 70 डिग्री है। यहाँ लिखेंगे गिवन, दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। AOC और BOE मिला के 70 डिग्री अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। AOC 40 डिग्री। अभी हम लोगों को पता चला BOD के जरिए वर्टिकली अपोजिट एंगल था AOC, पता चला वो भी 40 है, सो इसका वैल्यू 40 रखेंगे और BOE निकालेंगे। अब BOE निकालेंगे तो 70 माइनस 40, ये प्लस इधर लेफ्ट साइड इक्वल इज इक्वल के लेफ्ट साइड में प्लस है, अब उधर राइट साइड ले जा रहे हैं इसलिए माइनस, इसलिए 30 हुआ, माइनस हो करके फाइनली वी गेट BOE इज इक्वल टू 30 डिग्री, इसलिए BOE निकला, ये BOE निकल गया 30 डिग्री आंसर। अब रिफ्लेक्स एंगल COE निकालना है, तो आइए रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए हम लोग एक्यूट एंगल निकालेंगे। एक्यूट एंगल, ये कोण पता चला 40 डिग्री, BOE ये कोण ये पता चला 30 डिग्री निकला, ये दोनों मिला के 70 डिग्री, ये पूरा तीनों मिलाकर के 180 डिग्री, 180 डिग्री, ये 40 से 70, ये 40 से 30 70 हो गया, 180 होना है तो 110 बचा, यानी ये 110 निकला।
एक्यूट एंगल 110 निकला। 110 अब तो एक्यूट नहीं कह सकते, अब तो ऑब्ट्यूस एंगल कहना पड़ेगा, विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा है, इसलिए ऑब्ट्यूस एंगल है। तो ये बात है 110। अब इधर वाला जो बाकी बच गया पूरा मिलके 360 हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके लिए थोड़ा सा जगह इधर बनाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का फॉर्मेट था ये, हम फिर मिटाएंगे। अब यहाँ जगह बना रहे, अब यहाँ जगह बना रहे। देखिए ये इस सॉल्यूशन का रिमेनिंग पार्ट यहाँ रिफ्लेक्स एंगल COE निकाल रहे। रिफ्लेक्स एंगल पहले हम इस एंगल को निकाल रहे हैं, ऊपर के तीनों कोण, एक कोण, एक कोण, एक कोण, ये तीनों जोड़ के 180 होगा। इस रेखा पर ये तीनों जोड़ के 180, नाम लिखते हैं AOC, नाम लिखते हैं AOC प्लस COE, यही वाला प्लस BOE, BOE इज इक्वल टू 180, 180 ये तीनों मिलके, इसमें से दो पता है, ये 40 डिग्री AOC, COE निकालना है, और BOE 30 डिग्री पता है, निकला अभी यहाँ, इज इक्वल टू 180, COE प्लस 70, ये 40 30 70, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। COE इज इक्वल टू 180 माइनस 70, बच गया COE इज इक्वल टू 110, ये 110 मिला। COE 110 मिला। हमें प्रतिवर्ती कोण निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल निकालना। ये COE ऊपर वाला नहीं, इधर का, ये इधर का ऊपर मिला करके 360 होगा। ये सब कोण मिला करके, ये पूरा मिला करके 360, ये वाला भी इधर वाला भी मिला 360, उसमें 110 है वो नीचे वाला रिफ्लेक्स एंगल, नीचे वाला 110 रिफ्लेक्स एंगल नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360, बट 110 is not greater than 180, so 110 value of angle COE is not reflex angle. Reflex angle is 360 minus 110, क्योंकि पूरा 360 में ये बात कर देंगे, ऊपर वाला बचेगा, नीचे वाला टोटल COE, नीचे वाला टोटल बचेगा, वो भी एंगल COE ही लिखेंगे। अभी यहाँ पर देखिए, ये आपका रफ यहाँ समझा रहे हैं, ये रफ है, C है, O है, E है, ये 110 है, और नीचे वाला भी COE है, एक पूरा मिलके 360, ऊपर 110, तो नीचे वाला 250 होगा। ये COE नीचे वाला 250 होगा, और नीचे वाला 250 180 और 360 के बीच है कि नहीं, और इसीलिए ये रिफ्लेक्स एंगल है। अब बात है कि उसको लिखना है, यहाँ पर लिख रहे हैं नीचे, नीचे दिख रहा है आपको, कहाँ तक नीचे ये स्टेप दिख रहा है। आइए ऑब्जर्व करते हैं, नीचे का स्टेप आपको दिख रहा है। चलिए नीचे का स्टेप आपको यहाँ तक दिख रहा है। अब हम लोग ऊपर फिर यहाँ से बढ़ते हैं, यहाँ से यहाँ बढ़ते हैं, यहाँ से यहाँ एक स्टेप, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल COE निकालना है। तो 360 में 110 माइनस, पूरा 360 में ऊपर वाला 110 माइनस, नीचे वाला बचेगा यानी 250, आंसर रिफ्लेक्शन। तो इस तरह से हमें रिफ्लेक्स एंगल COE 250 आया और एंगल BOE 30 आया, और इतना सिंपल सा सॉल्यूशन है, इसको समझना है। मैथमेटिक्स में बड़ी बात होती है अपने से सोच लेना, समझ लेना। किसी सवाल में हम लोग जो बताते हैं एक जरिया के रूप में उसको समझो, एक केवल सपोर्ट के रूप में समझो, फुली डिपेंड नहीं हो जाना है। हमेशा इस बात को सोचते रहना है कि हम कैसे अपना दिमाग को बढ़ावें, कैसे दिमाग को बढ़ावें, अपने से कैसे सोच लें, सब कुछ अपने से कैसे डिसाइड कर लें। और जब सब कुछ अपने से करने लगेंगे तो समझा जाएगा मैथमेटिक्स में आगे बढ़ रहे हो, और जब तक आप डिपेंड ही रहोगे तब तक नहीं।
केवल वही सवाल बना सकोगे, तब तक नहीं। आइए अब हम दूसरे सवाल की बात करते हैं। अब इसको यहाँ से हटाते हैं और हमारे पास एक दूसरा सवाल का कॉन्सेप्ट है। हम एक ही वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 को सबमिट कर रहे हैं, एक ही वीडियो में, दोनों एक साथ आपको पता चल जाएगा। और दोनों ये तो हम उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे आप। बहुत सिंपल है, एक बार फिर सुन लेंगे वीडियो को जहाँ प्रॉब्लम होगा। तो आइए इसको हम अब हटाते हैं, इस सॉल्यूशन की इस पार्ट को हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने क्लियर लिख दिया है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 को क्लियर लिख दिया कि यहाँ पर भी एक्स वाई और एम एन दो किरण बिंदु O पर कट रहे हैं। यहाँ भी बिंदु O पर कट रहे हैं, ये इस बिंदु पर कट रहे हैं O पर। OP एक लंब किरण है, लंब है, इस पर परपेंडिकुलर है, इसलिए 90 डिग्री का कोण। इधर वाले कोण A और ये कोण B, इतना कोण A है, इतना कोण B है, इतना कोण C है। A और B का रेशियो दिया है 2:3, तो C निकालना है। A और B का रेशियो दिया है, देखो कितना एंगल, कितना इजी होगा C निकालना, बहुत सिंपल। ये सवाल जितना सिंपल उतना कुछ भी नहीं। और सच कह रहे हैं, कैसे सच कह रहे हैं, देखो सारे सवाल एक से एक बढ़कर इजी है। जो सवाल छुओ कहता हम ही सबसे सिंपल है। तो यहाँ पर देखिए कैसे सिंपल है। हम यहाँ से बात कर रहे हैं, यहाँ से बात कर रहे हैं, ये B और C मिलके लीनियर पेयर का एंगल, लीनियर पेयर B एंड C केवल बात कर रहे हैं। ये सरल रेखा MN इज स्ट्रेट लाइन, सो B एंड C बोथ एंगल्स आर पेयर ऑफ लीनियर पेयर का। सो यहाँ पर अभिगृहित कहता है एक्सियूम 6.1 से, अभिगृहित 6.1 से B प्लस C का वैल्यू 180, B प्लस C का जोड़ के 180, लीनियर पेयर के एंगल का जोड़ के 180। अब B प्लस C 180, C बराबर कितना 180 माइनस B, 180 माइनस B, 180 में B का वैल्यू घटा दो, C निकल जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन B का वैल्यू घटाएंगे तो B का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, यही बात खोजना है। और जैसे ही B का वैल्यू मिल जाएगा एंगल C निकल जाएगा, यहाँ वैल्यू रख के माइनस कर देंगे। अब B का वैल्यू कैसे मिलेगा, ये तो और सिंपल है। B का वैल्यू कैसे मिलेगा, ये रिलेशन जो दिया हुआ है, क्योंकि ये और B मिला के कितना, इधर तो 90 क्लियर है, ये 90, इधर बचा 90। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में, चूंकि यहाँ पर कि OP इज द परपेंडिकुलर, इस तरह परपेंडिकुलर का सिंबल लिखते हैं किस पर, XY पर OP परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है इसलिए इधर वाला 90, इधर वाला 90, इधर ये दोनों A और B मिला के 90। सो एंगल A प्लस B इक्वल टू 90, एंगल A और B का वैल्यू जोड़ के 90। और यहाँ पर दिया हुआ है इक्वेशन 1, इसको कह देंगे अभी। ये एक रिलेशन मिला A और B के बीच में, मिला के 90 होगा, लेकिन कितना कितना होगा इससे पता करेंगे। देखिए ये बड़ी चीज दिया हुआ है, यही तो मेन हीरो है इस सॉल्यूशन में, इस क्वेश्चन में मेन हीरो यही है, इसी के थ्रू सब कुछ पता चलेगा। A और B का रेशियो उठाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं अगेन, ये दिया हुआ है, ये रेशियो B 2 रेशियो 3, रेशियो को डिवाइड में लिखते हैं, रेशियो का मतलब डिवाइड भी होता है, मतलब A बटे B इज इक्वल टू 2/3, ये वैल्यू है। अब A का वैल्यू क्या मिला, B को उधर कर देंगे तो 2B/3। ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये सिंप्लीफाई है, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ये दिया हुआ मेन हीरो, A और B का रेशियो 2 और 3 का रेशियो के बराबर, यानी A बटे B बराबर 2/3। अब A का वैल्यू लिख रहे हैं, ओनली B बट्टे में है, उधर चला जाएगा दाईं तरफ, बट्टे में दाईं तरफ जाके गुना में, इसलिए 2/3 इंटू B हो गया। हम यहाँ सटा के नहीं लिखेंगे, 2/3 इंटू B हो गया, देख लो बट्टे वाला उधर गुना में,
मतलब 2/3b हो गया, a का वैल्यू मिला ये। अब फिर समीकरण 1 में आएंगे। ऑलरेडी समीकरण 1 को हम पहले लिख दिए, इसीलिए पहले इसी को टच किए रहते तो इसी को लिखते, और बाद में इसको टच किए रहते इसको बाद में लेके चलते, तो डायरेक्ट a का वैल्यू यहाँ रखते। लेकिन संयोग से इसको पहले टच किए, इसलिए हमें रोकना पड़ा। समीकरण का इतने मतलब कि कोई भी स्टेप को कहीं रोकना हो तो समीकरण देख के रोको। ये समीकरण का फंक्शन है मैथ में। समीकरण का दूसरा फंक्शन सॉल्यूशन को क्लियर बनाने का। यही दो फंक्शन है। कोई भी स्टेप लेके चल रहे हैं, रोकना है कहीं, उसका अब आगे नहीं बढ़ाना है, अब नई बात शुरू करनी है और वहीं तक रखना है। तो वहीं तक कैसे रखें, टैग लगा देते हैं, इक्वेशन लगा देते हैं 1 2 कुछ भी, वहाँ रोक दिया। फिर उसका यूज पड़ेगा तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी जहाँ रोके थे 1 वो फिर शुरू कर रहे हैं, तो लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फिर शुरू कर रहे हैं। ये इक्वेशन का रोल है और वही बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं। हम लोग यहाँ इसको रोक दिए, अब फिर इसको हमको इसका जरूरत पड़ रहा है तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब नीचे आपको यहाँ दिखेगा नहीं दिखेगा, इसलिए हम ऊपर लिख रहे हैं। अब यहाँ पर लिख रहे हैं, आइए यहाँ थोड़ा जगह बना रहे हैं। ये y था वहां पर, हम उसको y दे देते हैं छोटा सा, और यहाँ जगह बनाए। अब यहाँ लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से 1 में क्या है, a प्लस b इज इक्वल टू 90। a का वैल्यू लिख रहे हैं, a का वैल्यू हमें मिल चुका है 2/3b a का वैल्यू यहाँ से प्लस b इक्वल टू 90। अब यहाँ हम रेफरेंस देंगे तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ इक्वेशन 2 देंगे, और ये जो वैल्यू रखा वो फ्रॉम इक्वेशन 2 से रखा, रेफरेंस दिया। अभी समीकरण का दूसरा रोल यहाँ आया, सॉल्यूशन को क्लियर करना। ये बात क्लियर हुआ कि ए का वैल्यू कहाँ से रखा गया, तो 2 से। ये जो है स्पष्टीकरण है सॉल्यूशन में, इक्वेशन का रोल है ये। अब यहाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हम लोग पहले देख रहे हैं, हम लोगों को पहले इस बात का पता चल गया कि b का वैल्यू जैसे मिलेगा c मिल जाएगा। ऑलरेडी हम लोगों को केवल c निकालना है, और c निकालने के लिए b का होना जरूरी है, और b को जानने के लिए इतना झमेला पसार रहे हैं। b का वैल्यू क्या होगा उसको जानने के लिए ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सब स्टेप है, ये जो काम है, केवल b का वैल्यू, उसके लिए उसी हिसाब से चल रहे हैं, उसी हिसाब से चले और यहाँ तक पहुंचे। और हमें b मिलने वाला है अब 2/3b प्लस b, ये भिन्न का जोड़ है, नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लेंगे 3, 2b प्लस 3b 5b इज इक्वल टू 90, इसलिए ओनली b इज इक्वल टू 90 इंटू 3, ये बट्टे वाला इंटू और गुना वाला 5 नीचे आ जाएगा, 18 बार में कटेगा, 18 गुने 3 54। ये b का वैल्यू निकला, और हमें b का वैल्यू अब यहाँ रखना है 54। तो फाइनली क्या मिलेगा 126। 180 में b घटाए 126, यानी c का वैल्यू फाइनल 126 मिला। और ये c 126 आंसर, यही हमें जानना था। है कि नहीं इजी, सो आप खुद बताओ, इजी है कि नहीं देख लो। इसी तरह सारे सवाल इजी हैं, कोई भी ऐसा सवाल नहीं जो इजी नहीं है। अभी हम तीसरा सवाल की बात करेंगे, तो तीसरा सवाल कहेगा हम तो और इजी हैं, उससे बढ़कर और तो कोई दूसरा इजी है ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तीसरा को कर लेंगे और चौथा पर आएंगे, वो तो और चिल्ला चिल्ला के कहेगा तो हम ही तो सबसे इजी हैं, और वो सच कहेगा सच में वो सबसे इजी है। वही हालत पांचवा का, वही हालत पूरे गणित किताब की है, पूरे मैथमेटिक्स में हर एक चैप्टर और हर एक क्वेश्चन की है। सबसे ज्यादा टफ माना जाने वाला ज्योमेट्री जो हम शुरू किए पहले, दूसरा तो और कुछ भी नहीं है।
ज्योमेट्री की ये हालत तो दूसरे का क्या है। कुछ नहीं, बस केवल आप लगे रहो, वीडियो में बने रहो, और आपको वीडियो का जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे जिस तरह, वहाँ आपको सर्च करेंगे। चूंकि यूट्यूब पर हम अपलोड कर रहे हैं सारा, कोई भी आदमी के लिए सर्च करके वो उसको सुन सकता है, देख सकता है, मेरे कॉन्सेप्ट को समझ सकता है, मेरे बताने के तरीकों को समझ सकता है, और फिर उसका लाभ ले सकता है। तो आप तो हमारे क्लॉथ, बहुत सारे हमारे क्लॉथ जो हैं वो तो ज़्यादा लाभ लेंगे। जुड़े रहिए, फिर हम आगे बात करेंगे आपके कमेंट के अनुसार। आज इतना ही, धन्यवाद।